10 या 12 प्रोजेक्ट लिखने होते थे, है ना। तो उसमें होता क्या था, जब मैं धीरे धीरे दूसरे तीसरे सेमेस्टर में एक अनुभव आया कि 15 पेजेस जब खत्म हो जाए, ठीक है, तो असाइनमेंट पूरा होता है, ठीक है। अच्छा, कमाल की बात ये है कि 15वें पेज में सेंटेंस खत्म हो रहा है, इससे कोई मतलब नहीं, ठीक है ना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका इसी नाम वाले हिंदी ऑनलाइन टॉक शो में, जिसका नाम है एक्सट्रैक्ट। जहां पर हम बताते हैं वो बातें जो कहानियों में बयां नहीं हो पाई थी, लेकिन बातें कहानियों की ही होती हैं। आज मेरे साथ हैं एक हिंदी साहित्य जगत की बेहद फेमस, बेहद प्रसिद्ध हस्ती, सत्या भैया, सत्या व्यास जी। मैं आप सभी की तरफ से उनका स्वागत करता हूं। सत्या भैया प्रणाम। करने वाले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज मैं जिस किताब पे सत्या भैया की बात करने वाला हूं, वो मेरी सबसे पसंदीदा किताब है बनारस टॉकीज। मेरे साथ है गंगा जी लाल हो रही थी, सूरज की लालिमा हर रोज उनके पैर धो रही थी। 80 घाट अपने मल्लाहों, पंडितों, फूल वालियों और चाय वालों का स्वागत कर रहा था। चंदन घिसा जाने लगा था, कौवे ना जाने कब से कांव कांव कर रहे थे। सुबह हो गई थी, बनारस की एक खूबसूरत सुबह। भैया बनारस और ये किताब बनारस टॉकीज, मैं आपको एक बात बता दूं यहाँ पे कि कुछ 1 साल पहले, लगभग इन्हीं दिनों से थोड़ा पहले, मैंने एक गीत लिखा कि रखियो अकड़ अपनी पॉकेट में सुन लो, वरना हो जाई हो बनारस में नंगा। तो जी, और ये यूट्यूब पे हमने इसे डाला, रिकॉर्ड किया बहुत सुंदर तरीके से। मैं आपको भी भेजूंगा, आप भी देखिएगा। मैं जानना चाहूंगा आपके लिए बनारस क्या है? बताता हूँ, देखो मेरे लिए ना बनारस जो है वो मिस्टिक शहर है, ठीक है ना। मेरे लिए बनारस बहुत ही रहस्यमय शहर है। मतलब मैं आपको बताऊं कि लोगों को 80 घाट बैठकर लोगों ने गंगा देखी होगी, और जो नाव है वो देखे होंगे, चित्र बनाते हुए लड़के लड़कियां देखे होंगे, युगल देखे होंगे। मैंने रहस्य देखा है वहाँ। कुछ ऐसी चीजें हैं जो एक आध मैं आपको बताऊं तो लोगों को विश्वास भी नहीं होता। कभी कभी ऐसा था कि मैं बैठा हुआ था और उस समय मेरे हाथ में जना कृष्णमूर्ति की किताब थी, ठीक है। और जना कृष्णमूर्ति एंथोलॉजी लिखते थे और बड़ी इम्पेकेबल और बड़ी हार्ड इंग्लिश लिखते थे। अब तो खैर उतनी अंग्रेजी समझ भी नहीं आती थी, लेकिन ये जरूर था कि दिखाने के लिए बैठते थे, घाट पे अंग्रेजी किताब पढ़ रहे हैं तो बैठे हुए थे। तो पीछे जो है, मेरे पीछे से एक बिल्कुल भिखारी से भी भिखारी का एक आदमी आया और वो मेरे पीछे बैठ गया। और मतलब ऐसा था कि मतलब उसको देख के आदमी 2 फीट दूर हट जाए, ऐसी उसकी स्थिति थी। तो बैठ गया, पहले पीछे बैठा, फिर मुझसे 2 सीढ़ी आगे बैठ गया। तो मैंने देखा उसको, फिर मैं किताबों में मैं लग गया। तो मैंने उसने उसने उधर से पूछा कि कृष्णमूर्ति को पढ़ रहे हो? तो मुझे बड़ा आश्चर्य लगा कि ये भिखारी जैसा आदमी है, फटे हाल है, और ये कह रहा है। मैंने कहा कि हाँ पढ़ रहा हूँ। तो मुझे एग्जैक्ट याद है, उसने कहा कि पेज नंबर 137 निकालो। तो मैंने निकाल दिया यूं करके। हाँ, उसने कहा कि दूसरा पैराग्राफ पढ़ो। तो मैं उसको देख रहा हूँ, इधर देख रहा हूँ। मैंने कहा क्या हो रहा है? अभी मैं पढ़ूँ उसके पहले वो पूरा पैराग्राफ उसने उधर गंगा जी को देखते हुए पढ़ा, पूरा पैराग्राफ पढ़ा, इम्पेकेबल इंग्लिश में पढ़ा, वो एक जगह कहीं रुका नहीं। तो नॉर्मली भाई 20-21 साल की उम्र थी, तो थोड़ा आदमी वो हो जाता है बिल्कुल कि कौन है भाई। तो मैं पहुंच गया, मैंने कहा कि आप कौन है सर? तो उसने कहा कि मैं कटिहार का रिटायर्ड मजिस्ट्रेट हूँ, था मतलब। अच्छा। तो मुझे बड़ा हाँ, मैंने कहा ये भिखारी भी बैठा हुआ, पूरा कपड़े वपड़े फटे हुए हैं, लग रहा है कि हाथ में कोड़ हुआ है, उस तरह की स्थिति है उसकी। तो बड़ा अच्छा लगा मुझे। हाँ, तो उसने कहा कि इसका मतलब जानते हो? तो मैंने कहा कि नहीं, मुझे तो वर्ड नहीं समझ में आ रहा, मतलब कहाँ समझ में आ रहा।
तो उसने कहा कि इस पूरे पैराग्राफ का एक वर्ड का मतलब होता है विपश्यना। तो खैर विपश्यना ना मुझे तब समझ में आया ना आज समझ में आता है, लेकिन वो जो बात उसने बताई, और अल्टीमेटली अंत में क्या हुआ कि मैंने उसको पूछा कि सर आप बनारस में क्या कर, तो वो बिल्कुल मेरे चेहरे पे आया यूं करके और उसने कहा कि मरने आया हूँ, और ये करके वो उठा और चल गया। और मैं बिल्कुल वहां पे बिल्कुल इस तरह बैठा हुआ, मुझे लग रहा है कि शरीर में खून नहीं है टाइप, कि क्या हो गया मेरे साथ। सिमिलर इंसिडेंट है, मैं 80 घाट पे आ रहा हूँ, मैं यूं आ रहा हूँ, एक इधर से एक आदमी जा रहा है बिल्कुल सफेद चोला ओढ़े हुए, कुछ नहीं था, वो मेरे पास आया यूं करके, बिल्कुल दोनों के सर आसपास आए, और उसने कहा कि पूजा नहीं करते हो ना। नॉर्मली होता है ना 20-21 साल का लड़का पूजा कहाँ करता है, तो वैसे ही नास्तिक होता है। तो मैंने कहा कि सॉरी, तो उसने कहा किया करो। कुछ नहीं बोला, मैंने उसका चेहरा भी नहीं देखा, वो यहाँ तक आया और बोला पूजा नहीं करते हो ना, सॉरी, किया करो, और वो यूं ही चला गया। तो ये सारी चीजें है ना, इतना मिस्टिसिज्म है बनारस में, और भी बहुत सारी चीजें, बड़ी लंबी खिंच जाएगी अगर मैं ये सारे इंसिडेंट्स बताने लगा तो मेरे लिए बनारस वो है, मतलब मुझे लगता है, जो क्या है ना प्राण वायु, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो अंतिम सांस वहीं लिखी हुई है जहाँ जाना ही पड़ेगा कार्य कर चुका पर। तो ये है बनारस। हाँ। तो आते हैं हम्म, आपके विश्वविद्यालय में, रूम नंबर 79। बिल्कुल। रूम नंबर हाँ। का वो किस्सा जब आपकी रैगिंग हो रही है और आपकी यानी कि हम्म, जो कहानी के नायक हैं उनकी रैगिंग हो रही है, और उन्हें कहा जाता है कि आप हम्म, दोनों लड़कों के हॉस्टल में घुसेंगे और वहां से ऐसी हम्म, चीज जिसका इस्तेमाल सिर्फ लड़कियां करती हों। तो हम्म, रैगिंग जो हम्म, दृश्य है, ये जो सीन है, हम्म, ऐसे आप अपनी रैगिंग के हम्म, कुछ किस्से हम्म। बताइए। कालिका ऐसा है ना, पहले एक बात मैं क्लियर करूं कि मतलब बीएचयू में ना रैगिंग का कल्चर नहीं है ना। जी। बिल्कुल भी रैगिंग नहीं होती वहां पे, थोड़ा बहुत अगर होता भी होगा ढका छुपा तो वो मेडिसिन वालों या इंजीनियरिंग वालों के यहाँ होता होगा, हमारे यहाँ ये कल्चर नहीं था, ठीक है। लेकिन हाँ ये जरूर था कि कॉलेज में सीनियर और जूनियर के बीच चुहल बहुत हुआ करती थी। तो उसका एक एपिसोड है, वो मैं सुना दूं आपको कि मैं क्रिकेट खेला करता था तब भी, और गेंदबाजी किया करता था। तो एक बार हमारे वार्डन साहब आ गए, उन्होंने कहा कि मुझे बॉलिंग करनी है, मुझे बैटिंग करनी है। तो वो बैटिंग करने लगे, गेंद हमारे पास थी, तो मैंने उनको गेंद डाली, तो उन्होंने कहा वसीम अकरम। तो मैंने कहा ठीक है, दूसरी बार फिर गेंद डालता हूँ। अब दूसरी बार जब गेंद डालने गया तो एक सीनियर चले आए, और आके उन्होंने कहा कि इनको अगली गेंद जो है ना इनके चश्मे पे लगनी चाहिए, ठीक है। अच्छा। तो मैं डर गया। हाँ, मैंने कहा यार ये क्या बात है। तो मैंने कहा कि ठीक है, अच्छा। मैंने दोबारा गेंद डाली, तो कोशिश ये की कि भाई चश्मे तक न जाए उनके, वेस्ट लाइन तक जाए, वहां तक गेंद गई और उन्होंने अच्छा खेला। खेलने के बाद फिर क्या हुआ कि फिर वो सीनियर आया और उन्होंने कहा कि तुम्हारी रैगिंग नहीं हुई है ना। तो मैंने कहा नहीं भैया। तो उन्होंने कहा कि अभी तुम्हें सुपरमैन बना के और जलेबी खिलाने ले जाएंगे। अच्छा। तो मुझे समझ नहीं आई बात। हाँ, मुझे समझ नहीं आई बात कि वो क्या कह रहे हैं। तब तक अनुराग भैया आए और उन्होंने बताया, क्योंकि अनुराग 3 साल पहले भी वहाँ बीएचयू में पढ़ चुके थे, वो उन्होंने ग्रेजुएशन वहां से किया, तो उन्हें पता था कि सुपरमैन बनाने का मतलब क्या होता है। तो उन्होंने मुझे बताया कि तुम्हें पैंट पहले पहनाई जाएगी और अंडर पैंट उसके ऊपर पहनाया जाएगा, और उसके बाद तुम्हें ले जाएंगे और उसके बाद तुम्हें ले जाएंगे मोड़ पे जलेबी खिलाने। तो उससे बेहतर ये है कि तुम जो है गेंद कर दो जो ये कह रहे हैं। तो मैंने गेंद की और सर के चश्मे पे लगी गेंद, तीसरी गेंद, और उन्होंने फिर छोड़ दिया। क्या तो मुरली साहब थे, उन्होंने कहा आप बॉडी लाइन गेंद करने हैं, तो मैं नहीं खेलना है। तो वो कहा उन्होंने और वो चले गए। तो ये एक रैगिंग का एपिसोड था जो मेरे साथ था, और अभी बहुत सारे, ये याद रह गई, मैंने आपको बताया जी। बड़ा मजेदार, बड़ा मजेदार। और भैया मतलब कैसा कैसा मजेदार अनुभव होता अगर आप वाकई सुपरमैन बन के और गली के मोड़ तक जाते तो। अरे नहीं, मैं डर गया था, मैं सीरियसली डर गया था। और मुझे लगा कि ये इस तरह ले जाएंगे मुझे करते हुए तो बेइज्जती हो जाएगी। मैंने कहा इससे बेहतर है कि गेंद मार दी जाए। तो बहुत बढ़िया, मैंने, बहुत बढ़िया। हाँ। तो अगला प्रश्न है कि राजनीति शास्त्र, भगवान दास हॉस्टल का बताया आपने कि राजनीति शास्त्र भगवान दास का अपना अघोषित संविधान था,
अधिकारों में वाक स्वातंत्र्य अर्थात बोलने का अधिकार सबसे अधिक प्रयोग किया जाने वाला अधिकार था। तो भगवान दास होस्टल का संविधान, उसमें भी बात राजनीति शास्त्र की, और उसमें भी अधिकार, और अधिकार में भी वाक स्वातंत्र्य का अधिकार। ये पंक्ति लिखने वाले सत्या भैया राजनीति पर बोलने के अधिकार का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करते। मैं आपको निरंतर फॉलो करता हूं फेसबुक पे, और मैंने देखा है कि आप अपने राजनीतिक विचार कभी नहीं रखते। कारण आज आप वो सारी बातें पूछ लेंगे जो मैं इतने दिनों से बचता आ रहा था जिन चीजों अपने भैया बोल के ना आप पे बहुत बड़ा अधिकार जमा लिया है। से। लोग नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, और ये सवाल होना चाहिए एक्चुअली। इन सवालों का सोशल मीडिया पर और फेसबुक पर नहीं दिया जा सकता, क्योंकि आप जब तक चीजों के साथ इमोजीज नहीं लगाएं, आप जब तक भावनात्मक रूप से चीजों को नहीं बताएं ना, बात क्लियर नहीं हो पाती कि पीछे का कारण क्या है। तो मैं बिल्कुल इस बात का जवाब दे रहा। देखो, दो तीन चीजें हैं कालिका। पहला तो ये है ना कि मैं हाईली अपॉलिटिकल आदमी हूँ। मतलब मैं आप कहें कि अराजनीतिक आदमी हूँ। लोग जो कहते हैं ना कि हर आदमी का एक पक्ष होता है, मैं ये मानना चाहता हूँ कि अगर मेरा पक्ष है भी तो वो नितांत निजी है, ठीक है ना। वो मेरा पक्ष अगर है तो वो फेसबुक पे डिस्कशन करने के लिए नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये है ना कि फेसबुक की ही बात मैं करूंगा, सोशल मीडिया में अगर मैं बात कर रहा हूँ तो अगर उसको झगड़ा करवाना होता है ना तो वो अनलाइक का भी बटन देता है वहां, ठीक है ना। वो प्यार बढ़ाने की चीज है वहां पे। जो है ना, बातें इस बात की होती है कि आप लोगों से मिलिए, आप प्यार बढ़ाइए। और मैंने देखा है कि राजनीति एक ऐसा पक्ष है जहां हम अपने बचपन के मित्रों को भी खो देते हैं। मतलब ये स्थिति होती है कि आप अगर कभी राजनीति लिखने जाएं तो पता चला कि वो मित्र जो आपके साथ बचपन से पढ़ा लिखा बड़ा बड़ा है, वो भी आके और कटाक्ष करने लगता है। और ऐसी ऐसी बात ये अभी भी मेरे साथ होता है। ऐसी बात नहीं है कि मैंने अगर कोई पोस्ट लिखा और उसमें थोड़ा सा भी राजनीतिक पुट है तो दोस्त नहीं चले आते बताने के लिए कि तुम गलत। समस्या वहां नहीं है। समस्या यहाँ है कि अगर मेरी किसी के साथ मित्रता है ना तो 50% मित्रता में मेरा भी है, ठीक है ना। तो मैं राजनीति की वजह से उसको क्यों खोऊं? अगर मेरा मित्र जो है या जो भी है साथी जो है फेसबुक पे, वो मैंने मित्र बनाया है उन्होंने, तो उनमें 50% हिस्सा मेरा है। मैं एक तीसरे कारण के लिए, जिसे राजनीति कहते हैं, मैं अपने मित्रों को नहीं खोता। क्या और बात। फिर अगर बात है कि राजनीति इतनी ओपन ओपन बात करने की चीज होती ना तो हमारा मतदान जो है वो गोपनीय नहीं होता। तो अगला प्रश्न करता हूं भैया। एक किताब में पंक्ति पढ़ते हैं हम कि आप यंग जनरेशन की यही समस्या है, आप लोगों के लिए मस्ती मजा एंटरटेनमेंट के अलावा जरूरी कुछ है ही नहीं। आपको पता है आपकी लापरवाही, जिसे आप छोटी सी कहेंगे, आप कितनी बड़ी समस्या में फंस सकते थे। ये प्रॉक्टर द्वारा बोला जाता है दोनों बच्चों को। और मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या सिर्फ इस समय की यंग जनरेशन ऐसी है जो मस्ती मजा एंटरटेनमेंट में लगी रहती है, या यंग जनरेशन, समय कोई भी हो, हमेशा से ऐसा ही है, युवा हमेशा ऐसे ही रहते हैं? नहीं कालिका, युवा हमेशा ऐसे ही रहते हैं। युवा ये कोई समयबद्ध नहीं है, टाइम पीरियड नहीं है कि आज की जनरेशन ऐसा है और कल की जनरेशन ऐसा है। हमेशा स्वच्छंदता उच्छृंखलता अगर युवा मतलब आपको जनरेशन एक्स में नहीं रहेगी ना जी। तो फिर मतलब वो जवानी नहीं है। वो कहते हैं ना, वो जवानी जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी ना हो। अरे वाह। तो कहानियां तो, हाँ, कहानियां तो वो नई जनरेशन ही बनाती है और ये चलता रहेगा। देखिए, जब हम अनुभवी हो जाते हैं ना, थोड़ा उम्र के साथ ठहराव जब आता है तो हम वो सारी चीजें जो करते आए थे और उनसे जो जो चीजें हमें सीख मिली थी वो अब हम नए जनरेशन में ढूंढते हैं। हमें लगता है यार 60-70 की स्पीड पे गाड़ी चलाने पे हमारा एक्सीडेंट हुआ था, तो हम वो डालते हैं उनपे कि यार तो तुम अब 70 की स्पीड पे गाड़ी चलाओगे तो दिक्कत है, क्योंकि हमने वो अनुभव लिया हुआ है। और चूंकि जवानी है, क्योंकि यंग जनरेशन है, वो चीजों को नहीं सुनेगी अनलेस अनटिल की जब तक वो खुद ही उस अनुभव से नहीं। तो कोई एक ऐसा किस्सा आप सुनाए हमें जो कि आपकी युवावस्था तो नहीं कहूंगा, आप तो अभी भी युवा दिखते हैं, दिखते क्या है भी। और कोई ऐसा किस्सा सुनाइए जो आपके कॉलेज दिनों का हो, या वो 20 से लेकर के 25 के बीच का हो, जो मजेदार हो। बहुत सारा किस्सा है। एक तो आ, ये है कि
आप लोग फॉलो नहीं कीजिएगा, मैं बता रहा हूँ, जी मजे की बात है इसलिए यंग जनरेशन की बात खास कर कह रहा हूँ कि उन्हें करना नहीं चाहिए। वो हुआ क्या था कि एक बार इस बात का कि चैलेंज लग गई कि हम लोग वो क्या कहते हैं रेव ट्रेन में बिना 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 टिकट जा सकते हैं कि नहीं जाते। अच्छा। तो हाँ, हम सब लोगों ने हाँ ये कहा कि ये कौन सी बड़ी बात है, 4 स्टेशन चलना है, चल चलेंगे। तो 4 लोग हम लोग चढ़ गए, लोकल ट्रेन थी और बनारस ही आना था। मुझे लग रहा है शिवपुरी स्टेशन है बनारस से पहले, वहां पे वो मैजिस्ट्रेट चेकिंग हो गई। ठीक है, मैजिस्ट्रेट। अच्छा, मैं आपको आप लोगों को एक और आज की बात बताऊं कि तो आज की बात बताऊं कि अगर लोकल ट्रेन में आप हैं और मैजिस्ट्रेट चेकिंग होने वाली है तो कोई भी वेंडर उस दिन नहीं आता है। ठीक है, कोई भी मूंगफली वाला, कोई भी वो जो होगा वो नहीं घूमेगा। तो हम मूंगफली वाले को ढूंढ रहे थे, मूंगफली वाला मिले नहीं और पता चली नहीं कि ये क्यों नहीं आ रहा है। अचानक एक खेत में रुकी गाड़ी और देखा कि दोनों तरफ टीटी खड़े हैं और पता चला कि मैजिस्ट्रेट आने वाला है। अब स्थिति ये हो गई कि ट्रेन रुकी और उस जंग वो खेत में भागे हम, भागे, किसी का चप्पल छूटा, किसी की घड़ी छूटी, कोई कोई एक जूते पे पहुंच गया है, कोई पहुंचने के बाद कह रहा है कि यार वो कहीं झाड़ी में फंस के मेरी घड़ी रह गई है एंड ऑल दैट। और उसके बाद इस तरह ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स है, बहुत मजा आता था अपनी लाइफ में। लेकिन ये है कि मतलब मैं इसके थ्रू ये नहीं कहना चाहता कि भाई आप बिना टिकट यात्रा करें, अल्टीमेटली परेशानी होती है। जी। हाँ तो अगला प्रश्न की थोड़ा सा गंभीर प्रश्न करने जा रहा हूं। अनहोनी अपने होने से पहले आशंका भेजती है, मन सशंकित होने लगता है, अनायास ही दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं, आप कुछ असामान्य करने लगते हैं। ये जब मैंने ये पंक्ति पढ़ी तो मुझे ऐसा लगा कि कई बार शायद मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। तो आपको ये अनुभव कैसे आया? मतलब अनुभव आना और फिर उसको नोटिस करना कि ऐसा होता है, ये अपने आप में बड़ी बात होती है, क्योंकि हम अपनी जिंदगी आधी तो ऐसे ही जी जाते हैं, पता नहीं क्यों जी रहे थे, बस जीते जाते हैं। तो बिल्कुल बिल्कुल। कैसे आपने ये अनुभव कैसे आया, कैसे आपने इसको नोटिस किया? कोई ऐसा प्रसंग, कोई किस्सा? हाँ, दो चार व्यक्तिगत अनुभव हैं ऐसे जिसमें मुझे लगा कि अनहोनी आने से पहले आशंका भेजती है। जी आपको पकड़ना होता है कि ऐसा क्या होने वाला। पहला जो कारण मुझे याद आता है, पहला वो इंसिडेंट वो ये था कि मैं तब दिल्ली में था और तैयारियां कर रहा था नॉर्मली। तो भाई के साथ था। अचानक क्या हुआ कि 4 बजे जो है ना वो पुरानी वाली जो अलार्म क्लॉक होती है ना घड़ी, जी वो उसका अलार्म बजने लगा, जबकि मुझे ध्यान है कि हमने बरसों से उसमें कोई अलार्म क्लॉक नहीं था। अचानक से, और उसकी आवाज बड़ी कर्कश होती है, आपको अगर ध्यान हो तो वो 4-5 मतलब मोहल्ले को जगा देता है वो अलार्म क्लॉक। तो हम, मैं भी जग गया, भाई भी जग गया और दोनों लोग एक दूसरे का चेहरा देख रहे हैं कि यार ये हुआ क्या। तब तक क्या हुआ कि भूकंप आ गया। तुरंत जो है वो भूकंप आया और हम भागे नीचे, नीचे पहुंचे। तब रियलाइज हुआ कि मतलब ऐसा कुछ था। बाद में मैंने कहीं पढ़ा, शायद ध्यान भी नहीं है, कि ऐसा होता है। वो जो वो कहते हैं ना वो क्षितिज ऊर्जा, जी गतिज ऊर्जा में जो चेंजेस होते हैं वो भूकंप के पहले शायद इस तरह के अलार्म में होता है। एक तो ये इंसिडेंट था जो मुझे लगा, और दूसरा था, मुझे ध्यान है यही आपको जो मैंने किताब में लिखा भी बनारस टॉकीज में, कि बॉम्ब ब्लास्ट से जस्ट पहले वहां पे हमारे और वो हॉस्टल में ना वो खजूर के कसैली कह लीजिए, उसके पेड़ थे बहुत बड़े, जी अभी भी हैं। तो उसमें बहुत सारे वो पुराने पत्ते थे नॉर्मली। तो वो अचानक से 6 पेड़ के पत्ते जो है अचानक से सूखे पत्ते गिरे। तो मुझे अचानक से लगा कि यार ये क्या हुआ। तब तक मुझे ध्यान आया कि यार वो की बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, बॉम्ब ब्लास्ट की आवाज तक आई थी। तो ये मुझे लगा कि अनहोनी जो है वो भेजती है अपने साथ चीजें। एक बार गंगा घाट की बात है, मैं बैठा हुआ था गंगा घाट पे और उस पार इधर बैठा हुआ था और उस पार जाना था। वो बनारस में उसको ओह पार कहते हैं। तो अचानक से मेरा मन हुआ कि नहीं यार वो नहीं जाएंगे, इस नाव पे नहीं जाएंगे, बैठेंगे। और पता चला कि वो नाव भी आगे जाके और बिल्कुल गंगा जी में गिर गई। हालांकि कोई वो नहीं हुआ, उससे हैपनिंग नहीं हुई, लोग बच गए। लेकिन मुझे ऐसा, मेरा व्यक्तिगत अनुभव ऐसा रहा कि अनहोनी जो है कभी कभी आपको भेजती है सूचना, आप उससे सावधान हो जाए। तो बिल्कुल। तो अगले प्रश्न पर आता हूं भैया। असाइनमेंट्स
मुझे ये शब्द सुन के हंसी आती है, असाइनमेंट्स। मैंने मेरे जीवन में पता नहीं कितने असाइनमेंट दिए होंगे, मतलब काउंट करना पड़ेगा, काफी मिस किए हैं, दिए बहुत ही कम। बिल्कुल बिल्कुल। तो जयवर्धन के शब्दों में कहें तो सेमेस्टर सिस्टम पढ़ने वालों के लिए असाइनमेंट ठीक उस दुल्हन की तरह है जिससे नैहर में रहा नहीं जाता और ससुराल सहा नहीं जाता। क्या तो क्या लिखा है मैंने। हाँ, ये मतलब राइम भी बहुत अच्छा किया है, और ये शायद लोकोक्ति है। हम्म। जी। तो आपके कॉलेज के असाइनमेंट का कोई मजेदार किस्सा? अरे बहुत सारे किस्से थे असाइनमेंट्स के, बहुत सारी चीजें मैं लिख नहीं पाया, शायद इसीलिए मैं कहता हूँ कि बनारस टॉकीज जैसी 10 कहानियां भी मेरे पास हैं जो मैं लिख सकता हूँ। एक तो कहानी ये थी कि हमें एक एक मतलब सेमेस्टर में 10 10 10 या 12 प्रोजेक्ट लिखने होते थे, है ना। तो उसमें होता क्या था, जब मैं धीरे धीरे दूसरे तीसरे सेमेस्टर में एक अनुभव आया कि 15 पेजेस जब खत्म हो जाए, ठीक है, जी। तो असाइनमेंट पूरा होता है, ठीक है। अच्छा, कमाल की बात ये है कि 15वें पेज में सेंटेंस खत्म हो रहा है, इससे कोई मतलब नहीं, ठीक है ना। अगर वो सेंटेंस वहां अधूरा है लेकिन 15वां पेज खत्म हो गया तो आपका प्रोजेक्ट खत्म है। आप उसे बाइंड कीजिए, वो प्लास्टिक फोल्डर लगाइए और जमा कर दीजिए। तो एक था ये। दूसरा इंसिडेंट था कि हमारा मैच था, क्रिकेट का मैच था। हॉस्टल एक चीजें होती है और एक डे स्कॉलर होता है, जो बाहर लड़के रहते हैं ना वो डे स्कॉलर कहलाते हैं बेसिकली। तो हॉस्टल लाइफ में ये बहुत होता है कि कंपटीशन चलता है हॉस्टल का और डे स्कॉलर का एंड ऑल दैट। तो एक मैच हो गया, हाँ एक मैच हो गया डे स्कॉलर का हमारा। मुरली सर आ गए, उन्होंने कहा कि हम जो है वो प्रेजेंटेशन लेंगे मैदान पे, ठीक है। और प्रेजेंटेशन 2-3 लोगों का बाकी था, मेरा बाकी था, अनुराग होगा, 3-4 और लोग थे। हमने बोला सर प्रेजेंटेशन आपको देंगे मैच के बाद देंगे, ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने कहा ठीक है मैं बैठ के देखता हूँ। बड़े अच्छे टीचर थे, भगवान उन्हें मद्रास करें, बहुत अच्छे टीचर आती और वो बड़े अच्छे लोग इंसान भी हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं मैच बैठ के देखूंगा और उसके बाद तुम्हारा प्रेजेंटेशन। हम मैच हार गया। जब मैच तो आए, कहा अब प्रेजेंटेशन दे दो। हमने कहा सर मैच हार गया प्रेजेंटेशन कैसे दे। मैच जीते होते तो मूड बना होता, अभी कैसे प्रेजेंटेशन देंगे। तो उन्होंने कहा कि मुझे लगता नहीं है कि तुम लोग लॉ पढ़ने आए हो कि किसी क्रिकेट मतलब उसमें क्लब में आए हो। तो अगली बार उन्होंने कहा सर अगली बार मैच जीतेंगे तो हम देंगे। अगले मैच में वो बेचारे आए नहीं और हम मैच जीत गए। तो उन्होंने किसी को कहा कि किसी ने उनको जाके कहा कि सर मैच तो वो जीत गए, आज उनका प्रेजेंटेशन ले लेना, ठीक है। तो वो बेचारे जब आए तो हम लोग क्रिकेट खेल के और हाथ पैर धो रहे थे। तो उन्होंने कहा कि आज प्रेजेंटेशन दे दो। मैंने कहा सर अभी तो हाथ पैर धो रहे हैं, अभी तो खाना खाएंगे उसके बाद। तो वो आके मेज में बैठ गए। उन्होंने कहा तुम लोग खाते रहो और प्रेजेंटेशन दे दो। एक्चुअली अब मुझे समझ में आता है क्या दिक्कत थी कि उन्हें भी अपना जमा करना था कि 40 स्टूडेंट्स के प्रेजेंटेशन हो गए, ठीक है। 37 का हो गया होगा, 3 बचा होगा, ठीक है। तो उनके पास भी टाइम पीरियड। तो खैर उसके बाद हमने तंग नहीं किया, हमने कहा सर आप घर जाइए, हम लोग घर पे आके प्रेजेंटेशन दिए। तो फिर घर गए और उसके बाद हम लोगों ने प्रेजेंटेशन दिया। तो ऐसे कई किस्से हैं, पूरा मौका तो बिल्कुल लिखूंगा। एक मैंने आपको बताया कि मैं हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़ा हूं, तो हमारे यहाँ एक एक्सरसाइज होती थी, मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो मैं आपसे ये तो नहीं कहूंगा कि मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए, लेकिन कुछ मजेदार मुहावरे मुझे पढ़ने को मिले हैं। जैसे एक था हाथी हाथी हल्ला और हुआ कुकुर का पिल्ला। तो मैंने इसका अपने वाक्य में प्रयोग किया है कि आप लोगों को जो रॉयल्टी मिलती है, बहुत व्यक्तिगत सवाल कर रहा हूं, पर फिर से भैया कह दिया है, भैया कह दिया है। तो क्या रॉयल्टी ऐसी है कि हाथी हाथी हल्ला और हुआ कुकुर का पिल्ला? कालिका इसका जवाब मैं दूंगा। एक्चुअली इस सवाल के जवाब में पूरा हिंदी समाज जो है ना वो बिल्कुल कान खोले खड़ा है कि जी। कुछ ये लोग नहीं बताते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं। मैं बताना चाहूंगा, देखो शुरुआत जब हुई थी ना तो हमारे जहन में ये बात बिल्कुल नहीं थी कि रॉयल्टी जैसी भी कोई चीज है, ठीक। मतलब उसलिए हम लिख रहे हैं, ऐसी कोई बात बिल्कुल भी नहीं थी। ये जरूर था कि हमारी किताबें
ज्यादा लोग पढ़ें, ठीक है ना। ज्यादा, मैं नहीं चाहता था कि मैं अपने स्कूल कॉलेज के फ्रेंड्स तक महदूद होकर रह जाऊं। मैं चाहता था कि कहानी अगर ठीक ठाक है, अगर ठीक नहीं भी है तो मतलब ऐसा था कि मुझे और मेरे प्रकाशक को विश्वास था कि ये किताब लोगों तक पहुंचनी चाहिए। तो हमने रॉयल्टी के बारे में सोचा नहीं और बनारस टॉकीज लिखी। बनारस टॉकीज को आशातीत सफलता मिली, ठीक है ना। आशातीत, मेरे मेरे अपने सोच से भी, मेरे प्रकाशक से हमने सोचा नहीं था कभी। प्रकाशक ने भी तब तक ये नहीं सोचा होगा, मुझे जहां तक लगता है, हालांकि मैं उनके बिहाफ में सही बात करूं, कि कभी ऐसी स्थिति भी आएगी कि हमें रॉयल्टी भी देना पड़ेगा, है ना। लेकिन आई, पहले साल अच्छी रॉयल्टी आई, लगा कि रॉयल्टी मिल रही है, ठीक है। उसके बाद अच्छी चीजें क्या हुई कालिका हमारे आने के बाद से, क्योंकि हम लोगों ने किताबों को, अपनी कहानियों को पोर्ट्रे करना शुरू किया कि बॉस हम लिख के चुप नहीं बैठेंगे, ठीक है, हम आप तक पहुंचेंगे, ठीक है। आप पढ़िए, उसे स्वीकार अस्वीकार कीजिए, अलग बात है, पहुंचना हमें है। तो बहुत सारे एवेन्यूज खुले, ठीक है, जिसमें एक एवेन्यू ये खुला कि आप किंडल के लिए लिखिए, ठीक है, मतलब किंडल दीजिए। बहुत फिर आया कि आप आर्टिकल राइटिंग कीजिए, ठीक है। फिर आया कि नहीं, आप जो है अपनी किताबों की ऑडियो राइट्स के लिए बातें कीजिए, ठीक है ना। तो दिखने लगा कि नहीं, मतलब लेखन में इस एक किताब के साथ जो है वो पैसा भी है, ठीक है ना, आता गया। तो एक ठीक ठाक रकम जो है वो आई। मैं बताऊंगा, मतलब हर बार ये ठीक ठाक बोल के काट जाता हूं तो लोग सोच समझ नहीं पाते ठीक ठाक रकम क्या होती है, लेकिन ऐसा लगा कि ठीक है, मतलब चल रही है। ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में क्या हुआ कि ये सारी चीजें आप हटा दें, जिसको आप ऑडियो कहते हैं और किंडल कहते हैं, सिर्फ किताब की बिक्री से इतना हुआ कि एक अच्छा अमाउंट आया। अब मैं इसको बोलूंगा अच्छा अमाउंट कैसे, किसको कहते, मेरे जैसा एक लेखक अगर 10 किताबें लिखता है, 10, ठीक है, और 10 किताबें इसी तरह से चल रही हैं जिस तरह से अभी चल रही हैं चारों किताबें, तो आप नौकरी छोड़ के एक अच्छी जिंदगी व्यतीत कर सकते हैं, जो मैं अभी जी रहा हूँ नौकरी के साथ। खैर, अगला प्रश्न करता हूं मैं कि एक मुहावरा हम समझ ना पाए तो आप ये मुहावरा समझाइए। ये किताब में भी आपने ऐसे ही लिखा है कि वो लिख के, वो बोल के और चला गया। तो मुहावरा था कि अच्छा। पढ़ी भैंस बबुआ के पाले, ले दौड़ावे ताले ताले। ये एक्चुअली हमारा जो पूरा मुहावरे की हमारी ये दुनिया है ना कालिका, अच्छा। उसमें एक छोटी सी समस्या है। जी। उसमें एक छोटी सी समस्या ये है कि मुहावरा चूंकि लोक से आता है, ठीक है, मुहावरा चूंकि गवई भाषा से आता है, तो वहां जो है ना कास्ट प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। तो जब भी मुहावरे बनते हैं तो किसी ना किसी कास्ट पे बेस करके उस पे, मतलब उसको जो है ना उस पे उसके ऊपर ये बनाया जाता है। अच्छा। तो ये एक ऐसा ही क्या कहते हैं मुहावरा था जिसमें से मैंने वो शब्द हटा दिया था और वहां पे बबुआ लगाया था। बेसिकली इसका मतलब ये था कि अगर किसी भी नासमझ इंसान के पास कोई गैजेट आ जाता है ना, जी। तो वो उसको इस तरह से यूज करता है, ठीक है, जैसे वो कहते हैं ना बंदर के हाथ में नारियल। तो ताल का मतलब होता है, जानते होंगे, खेत और तलैया जो है जी। वो है कि भैंस अब इसको मिल गई है बाबा को, तो ये उसको लेके दौड़े हुए है, ठीक है ना। इसको पता नहीं है कि भैंस का काम क्या है, इसको लग रहा है वो घोड़ा है, ठीक है, और उसके साथ जो है वो दौड़ते जा रहा है। तो ये कारण था उसको लेकर। ओके। बहुत सारे ऐसे उसमें मुहावरे हैं जिसको मैंने अपने हिसाब से चेंज किया था, क्योंकि वो थोड़ा सा कहीं ना किसी चीजों को मतलब हर्ट करने वाली चीज थी। शायद यही कारण रहा कि लोगों ने उसे पसंद। हमारे सत्या भैया, ऐसी थी हमारी किताब बनारस टॉकीज। अगर आप लोगों ने अभी तक भी नहीं पढ़ी हो तो कह सकता हूं कि जो बनारस टॉकीज ना पढ़ी तो बेकार जवानी है। एक बार जरूर पढ़िए और आनंद लीजिए उन सारे मुहावरों का, बनारस की जिंदगी का। इसी के साथ विदा लेना चाहूंगा आप सभी से। भैया, बहुत आभारी हूं, आपने वक्त दिया। थैंक यू, वो नहीं सर। तो एक्सट्रैक्ट को, सारे दर्शकों से निवेदन, एक्सट्रैक्ट को अपना प्यार आप यूं ही देते रहिए। अगर आपको कोई बात हम तक पहुंचाना चाहे, आप चाहें तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। इसी के साथ विदा लेना चाहूंगा। धन्यवाद।